हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस रिव्यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 1 से लेकर के 30 जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी जुलाई मंथ में इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद में हम आगे का करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ये प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ये चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है चार्टर अकाउंटेंट दिवस। ये आईसीए की स्थापना ये 1949 की स्मृति में मनाया जाता है। क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है। नेक्स्ट, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है क्या? नेशनल आर्किटेक्चर डे, राष्ट्रीय वास्तुशिल्प दिवस। ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे लॉरी बेकर, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व यूएफओ दिवस। विश्व यूएफओ दिवस ये एक अज्ञात उड़न तस्करी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इसको मनाते हैं 3 जुलाई को। इसका उद्देश्य जो है तो ये प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 जुलाई को मनाते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस जो है तो ये जूनोसिस रोगों से जो है पशु से मानव में फैलने वाले रोगों के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाते हैं? 6 जुलाई को। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। ये चॉकलेट के प्रति प्रेम और इसके लाभों को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस ये विश्व की जनसंख्या में वृद्धि और उससे जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट है 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला डे। विश्व मलाला डे तो ये शिक्षा के अधिकार और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये युवाओं में कौशल विकास के महत्व को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व इमोजी दिवस। ये इमोजी के प्रयोग और इसके प्रभाव का जश्न मनाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट 18 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रति मंडेला के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। शतरंज खेल को बढ़ावा देने और इसकी लोकप्रियता बढ़ाने हेतु ये मनाया जाता है। नेक्स्ट 22 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। एनसीसी के गठन जो 1948 की स्मृति में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं क्या? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता और रोकथाम हेतु मनाया जाता है। 30 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और 31 जुलाई को ये विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ये वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने हेतु करने वाले जो रेंजर्स होते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है विश्व रेंजर्स दिवस। तो अब तक ये मतलब 1 से लेकर के 31 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट डे थे उनको हमने देख लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आगे का करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले हम नेशनल करंट अफेयर जो है उसको देखेंगे, बाद में इंटरनेशनल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने नौपहली मिशन के तहत सफलतापूर्वक ये तीसरा डीप सी ड्रिलिंग अभियान पूरा किया है। अभी हाल ही में भारत ने कब पूरा किया? तो ये 3 जुलाई को पूरा किया है और ये नौपहली मिशन के तहत सफलतापूर्वक तीसरा डीप सी ड्रिलिंग अभियान है। ठीक है। इस अभियान की बात करें तो ये अभियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास संचालित किया गया और इसका उद्देश्य जो रहा तो ये समुद्री संसाधनों, भूकंपीय गतिविधियों और समुद्री जलवायु का अध्ययन करना था। इसका जो नौपहली मिशन था इसका, और ये मिशन भारत को समुद्री मिशनों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नौपहली मिशन इसको पूरा कब किया? 3 जुलाई को, और ये तीसरा डीप सी ड्रिलिंग अभियान था नौपहली मिशन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2.0 को मंजूरी दी है।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2.0 को कब 5 जुलाई को यह मंजूरी दी गई। इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना था और इससे ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा तथा कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसके महत्व को देखें तो भारत में ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2.0 को मंजूरी दी गई है जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप पर समझौता हुआ कब 7 जुलाई को। ये समझौता 7 जुलाई को किया गया भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप को लेकर के। इस पे बात करें तो ये डिजिटल गवर्नेंस फिनटेक साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इससे ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप पर समझौता किया गया है, इससे डिजिटल गवर्नेंस फिनटेक साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसमें ये सिंगापुर भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अपनाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, ये सिंगापुर जो है तो भारत के ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अपनाने वाला पहला देश बना है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो पहली होती है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 को सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान जताया गया 10 जुलाई को। ये भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है 2026 का, इसको सामान्य से मतलब हर वर्षों से बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया। ये IMD के अनुसार कुल वर्षा सामान्य से कितने 105% रहने की संभावना व्यक्त की गई और इससे खरीफ फसल का उत्पादन अच्छा होगा। खरीफ फसलों के अंतर्गत फसलें कौन कौन सी आती हैं? धान, मक्का, दालें, तिलहन आदि ये जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। और रबी फसलों की बात करें वहीं पर कि हम रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो रबी फसलों के अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, मटर ये सभी जो है किसके रबी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फसलों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जायद की बात करें तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सभी फसलें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अभी हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन चालित इंटरसिटी ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये शुरू किया गया कब? 14 जुलाई को। भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन चलित इंटरसिटी ट्रेन प्रोजेक्ट है और 14 जुलाई को शुरू किया गया। यह ट्रेन हरियाणा के जींद से गुजर करके कहाँ? जींद से गुजरात के भावनगर के बीच चलेगी। ये ट्रेन जो है कहाँ से चलेगी? हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन होगी हरियाणा के जींद से गुजरात के भावनगर के बीच चलेगी और ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ट्रेन होगी। ये ट्रेन जो होगी तो ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ट्रेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया और इसका उद्देश्य जो है तो इसमें राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार होगा। इससे ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है इसको। लाभार्थी पोर्टल पर अपनी पात्रता और वितरण की स्थिति देख सकेंगे। लाभार्थी जो होंगे ये इस पोर्टल पर अपनी पात्रता और वितरण की स्थिति देख सकेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच नई सीमा व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कब? 23 जुलाई को। भारत और नेपाल के बीच ये नई सीमा व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सीमा क्षेत्रों में व्यापार, परिवहन और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे सीमा क्षेत्रों में जो व्यापार, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। यह संधि दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको। अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, तो इसका मेजबान देश कौन रहा? आयोजन कब किया? इसका मेजबान देश कौन रहा? तो ये ब्राज़ील रहा। ठीक है, इसका मेजबान देश कौन रहा? ब्राज़ील रहा। और अभी हाल ही में ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2026 को कहाँ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 6 से 7 जुलाई के बीच में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय जो था तो क्या था? मुख्य विषय था समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग। इसमें जो नए सदस्य देश बने हैं
उसमें नाइजीरिया और वियतनाम को पूर्ण सदस्य बनाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो है ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, ब्रिक्स में प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे G20 वित्त मंत्रियों की अभी हाल ही में बैठक हुई 10 जुलाई को, 2026 की बैठक 10 जुलाई को हुई। ये बैठक 10 से 11 जुलाई 2026 को कहाँ हुई? केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें वैश्विक मंदी, ऋण स्थिरता और जलवायु जो थे ये मुख्य एजेंडा थे इसके, किसके? G20 वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ये प्रगति हुई कब? 15 जुलाई को। इसमें 15 जुलाई 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के 14वें दौर की वार्ता ये सफलतापूर्वक पूर्ण की। 14वें दौर की ये वार्ता हुई कब? 15 जुलाई को। इसका उद्देश्य जो था क्या था कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2050 अरब डॉलर तक पहुंचाना था। ये जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था 2030 तक जो ये द्विपक्षीय व्यापार है इसको 250 अरब डॉलर तक पहुंचाना। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें अभी हाल ही में यूएन महासभा ने वैश्विक जल सुरक्षा संधि को मंजूरी दी कब? 18 जुलाई को। यूएन महासभा ने वैश्विक जल सुरक्षा संधि को मंजूरी दी कब? 18 जुलाई को। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में जल संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक संधि पारित हुई। इसका उद्देश्य था जल संरक्षण, जल समानता और सतत जल प्रबंधन। ठीक है, इसके महत्व, इससे दुनिया में 2 अरब से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल समुचित ये उपलब्धता नहीं है। दुनिया में जो है 2 अरब से अधिक लोग जो हैं उनको स्वच्छ पेयजल की समुचित उपलब्धता नहीं है। आगे बात करेंगे इसमें नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन जो है तो 22 से 23 जुलाई 2026 को विल्नियस, लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 22 से 23 जुलाई को हुआ। कहाँ? तो ये लिथुआनिया के विल्नियस शहर में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो निर्णय लिया गया तो सदस्य देशों ने रक्षा खर्च को GDP का कम से कम 2.5% तक बढ़ाने पर सहमति दी। इसमें ऐसा कहा गया कि मतलब रक्षा खर्च जो है तो GDP का कम से कम कितना? 2.5% बढ़ाया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे आसियान। तो ये भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2026 इसका आयोजन कब किया गया? तो ये 25 जुलाई को आयोजित की गई। ये कहाँ आयोजित की गई? तो लाओस के वियंतियाने में। कहाँ? लाओस के वियंतियाने में इसका आयोजन हुआ। इसका जो मुख्य विषय था तो ये समुद्री सुरक्षा, डिजिटल उपयोग, आपदा प्रबंधन इसका मुख्य विषय था। अभी हमने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि ब्रिक्स के जो मौजूद मतलब सदस्य हैं तो इस टाइम जो है भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, UAE, ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया और वियतनाम, ये इसके सदस्य हैं ब्रिक्स के इस टाइम। और आसियान के जो सदस्य देश हैं तो उसमें हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ये ब्रुनेई और फिलीपींस। ये सभी जो है किसके? आसियान के सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें अमेरिका जापान आर्थिक साझेदारी समझौता 2026। ये अभी कब हुआ? हाल ही में 28 जुलाई को। 28 जुलाई 2026 को दोनों देशों ने उन्नत तकनीक, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया। किसने? अमेरिका और जापान ने। इसका उद्देश्य जो था तो चीन पर निर्भरता कम करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था जो ये अमेरिका जापान आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ कि चीन पर जो है आर्थिक निर्भरता, ये चीन पर मतलब निर्भरता जो है कम हो जाए। अब हम इसमें देखेंगे ये इकोनॉमी एंड जो बैंकिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको। तो अभी हाल ही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया 2026-27 के लिए 3 जुलाई को। और RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो है
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो ये 6.5 से बढ़ा करके कितना 6.8 किया गया। पहले कितना था? 6.5 था, अब इसको 6.8 किया गया। इसमें मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार इसके मुख्य कारण बताए गए। ठीक है, इसके मुख्य कारण जो बताए गए तो वो मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार इसके मुख्य कारण बताए गए। नेक्स्ट देखेंगे, आरबीआई ने रेपो रेट में अभी कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने जो रेपो रेट है इसमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई कब? 9 जुलाई को। इसमें रेपो रेट जो है 6.00% जो था उसको यथावत रखा गया। ये महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता इसका मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2026-27 के लिए कब? 3 जुलाई को लगाया गया और रेपो रेट इसमें मतलब पहले जितनी थी उतनी ही रखी गई। भारत का माल व्यापार जून 2026 ये कब हुआ? 14 जुलाई को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना है? तो ये 702.6 अरब डॉलर है। ठीक है, जीएसटी संग्रह कितना है? तो 2.10 लाख करोड़ है। ये कब कहते हैं? 23 जुलाई को। एनपीसीआई और यूपीआई ये वैश्विक साझेदारी विस्तार कब हुआ? ये 28 जुलाई को। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि रेपो रेट तो देख चुके हैं पहले भी। आगे इसमें बात करेंगे हम, अभी हाल ही में भारत का ये माल व्यापार समझौता हुआ कब? ये माल व्यापार जो है कब हुआ? मतलब ये कितना रहा? अभी जुलाई में जून 2026 के लिए। और ये रिपोर्ट कब आई? ये 14 जुलाई को आई। इसका जो ये रहा तो जून 2026 में भारत का कुल माल निर्यात जो है कितना रहा? तो ये 36.8 अरब डॉलर रहा। जबकि आयात कितना रहा? ये रिपोर्ट कब मतलब ये कब तक के लिए? तो ये जून तक का बताया गया है इसमें, जून 2026 तक के लिए भारत का कुल जो माल निर्यात रहा तो ये 36.8 अरब डॉलर रहा। और जबकि निर्यात कितना रहा? तो ये 59.2 अरब डॉलर रहा। और व्यापार घाटा की बात करें तो इस बार व्यापार घाटा जो मई 2026 में कितना रहा? 24.6 अरब डॉलर हुआ। कितना? 24.6 अरब डॉलर हुआ व्यापार घाटा घट करके। ठीक है, व्यापार घाटा घट करके कितना हुआ? मई 2026 तक का ये डाटा है और ये कितना रहा? तो 24.6 अरब डॉलर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो अभी 18 जुलाई 2026 को भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है तो ये 702.6 अरब डॉलर रहा। और ये लगातार मजबूत बना हुआ है। ये लगातार जो है मजबूत बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे जीएसटी संग्रह। जीएसटी संग्रह जून 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर बात करें तो ये कितना रहा? 2.10 लाख करोड़ रहा। 2.10 लाख करोड़ रहा और ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना? 11% अधिक रहा। कितना रहा? 11% अधिक रहा। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, ये एनपीसीआई ने यूपीआई वैश्विक साझेदारी बढ़ाई कब? 28 जुलाई को। और एनपीसीआई ने फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी हेतु समझौता किया। ये एनपीसीआई ने फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी समझौता ये हेतु इसके लिए समझौता किया। और इससे भारतीय यात्रियों को इन देशों में डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। जो भारतीय यात्री होंगे उनको फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ क्योंकि ये समझौता किया गया तो इन देशों में अब डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। जीडीपी ये सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये किसी देश में ये एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। ठीक है, जीडीपी। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्या होता है? तो ये वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। माल व्यापार की बात करें
तो ये भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित व्यापार है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो यह किसी देश के पास मौजूद विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण का कुल मूल्य होता है। यानी कि किसी देश के पास कितनी मौजूद विदेशी मुद्राएं और स्वर्ण का जो कुल मूल्य होता है उसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। ठीक है। जीएसटी तो ये वस्तु एवं सेवा कर है, भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है। जीएसटी किस आर्टिकल से संबंधित है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फुल फॉर्म है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है एक यूपीआई। ठीक है। आगे बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर है, अभी हाल ही में भारत ने SSLV D3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया 3 जुलाई को। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से SSLV D3 एंड EOS-10 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ये EOS-10 उपग्रह जो है तो पृथ्वी की सतह के उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए है। उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए है ये। चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा हुई कब? 7 जुलाई को। भावी भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी, जिसे 2028-29 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028-29 में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। और ये चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर लाने पर केंद्रित होगा। ये जो होगा चंद्रयान मिशन 4, तो ये चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर लाने के लिए केंद्रित होगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन प्रगति। ये नेशनल क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी पर कार्य तेज हुआ। देश में 4 क्वांटम रिसर्च हब स्थापित किए जा रहे हैं। कितने? 4 क्वांटम रिसर्च हब जो है स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत ने पहला स्वदेशी 5G एडवांस्ड टेस्ट नेटवर्क शुरू किया। कब? 14 जुलाई को। ये नेटवर्क 6G टेक्नोलॉजी के लिए एक इंटरिम स्टेप है और इसे C.IIT मद्रास और भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो C. और IIT मद्रास ने मिलकर के इसको विकसित किया है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे आदित्य L1 मिशन। ये निरंतर सफल संचालन में है। आदित्य L1 मिशन जो है तो ये निरंतर सफल संचालन में है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर रहा है और अब तक ही 11 प्रकार के सौर डेटा संग्रहित कर चुका है। यह मिशन भारत के पहले सौर मिशन के रूप में ऐतिहासिक है। ये मिशन भारत के पहले सौर मिशन के रूप में ऐतिहासिक मिशन है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो हैं उनको भी कुछ फुल फॉर्म है उनको देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। तो SSLV जो है तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, EOS-10 तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ENQM तो ये नेशनल क्वांटम मिशन, 5G एडवांस तो 5G का एक उन्नत संस्करण है और 6G की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आदित्य L1 तो ये सूर्य और सौर पवन का अध्ययन करने वाला भारत का मिशन, पहला मिशन है करने वाला भारत का ये मिशन है। और सेमीकंडक्टर तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आत्मा है। कौन? सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर। तो ये भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट ग्रीन माइक्रोचिप परियोजना शुरू की गई। कब? 22 जुलाई को। ये गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2028 तक भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। 2028 तक भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भारत इनोवेशन चैलेंज जारी किया गया। ठीक है। 2026 सरकार ने उच्च तकनीकी आधारित स्टार्टअप्स के लिए कितने 10,000 करोड़ का फंड जारी किया। इसमें जो फोकस रहा तो AI, रोबोटिक्स, बायोटेक, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी पर इसमें फोकस रहा।
अब बात करेंगे हम जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है। अभी हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया, कब? 26 जुलाई को। ये कब इम्पोर्टेंट है, यानी जितने भी वैसे भी डे जितने इम्पोर्टेंट हैं, ये विश्व मैंग्रोव दिवस हो गया या विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये विश्व मैंग्रोव दिवस जो है कब मनाया गया? 26 जुलाई को। 2026 की इसकी थीम रही, तो ये मैंग्रोव पुनर्स्थापना, तटीय लचीलापन और जलवायु अनुकूलन। भारत के सुंदरबन, गुजरात और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक नदी सफाई जहाज लॉन्च किया गया, कब? 8 जुलाई को। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिक नदी सफाई जहाज नमामि गंगे E1 लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? नमामि गंगे E1, ठीक है। ये जहाज यमुना नदी दिल्ली में कचरा संग्रह और जल गुणवत्ता सुधार के लिए तैनात किया गया है, ठीक है। किस में, कहाँ पर तैनात किया गया है? याद रखिए, दिल्ली में यमुना नदी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये जो है, तो ये इसकी अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो कितनी है, तो 1.5 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। अब भारत की हरित हाइड्रोजन क्षमता, इसमें प्रगति हुई है, ठीक है। लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक कितने? 5 MMT वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में नेपाल के साथ संयुक्त हिमालय जैव विविधता पहल की शुरुआत हुई। तो ये भारत और नेपाल ने हिमालयी क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त पहल की शुरू की। इसका लक्ष्य जो रखा गया, तो ये हिमालयी वन्यजीव, गलियारों और औषधीय पौधों को संरक्षण की बात की गई इसमें, कि जो भी हिमालयी वन्यजीव, गलियारे हैं और जो भी औषधीय पौधे हैं, उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है, तो ये कितनी पहुंच गई है? तो ये 20 जुलाई 2026 तक भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता जो है, तो 50 गीगावाट को पार कर गई है। 2030 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया? तो 100 गीगावाट ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 जारी की गई 24 जुलाई को। इसमें भारत की कुल वन एवं वृक्ष आवरण में 2025 की तुलना में 0.86% की वृद्धि हुई। और कुल एवं वृक्ष आवरण की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 25.21% है, ठीक है। नेक्स्ट है IMO का नया समुद्री उत्सर्जन मानक लागू किया गया, कब? 28 जुलाई को। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 28 जुलाई 2026 से वैश्विक समुद्री ईंधन उत्सर्जन मानकों को और कठोर किया है। इसका लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, शून्य उत्सर्जन शिपिंग को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लेकर जो करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे। तो अभी में हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास 2026 शुरू किया गया, कब? 5 जुलाई को। 5 जुलाई 2026 से उत्तराखंड के औली में शक्ति अभ्यास 2026 शुरू किया गया। ये होता किसके किसके बीच है? तो ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होता है। शक्ति अभ्यास जो है, तो ये किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होता है। इस बार ये कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड के औली में, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्वतीय युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियान और विशेष ऑपरेशन में सहयोग को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट जो है, भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश CNG का सफल परीक्षण किया। अभी हाल ही में DRDO ने 9 जुलाई 2026 को आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज कितनी है? तो ये 45 से 70 किलोमीटर तक की है। रेंज इसकी कितनी है? 45 से 70 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास
अभी हाल ही में ये भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास ऑसिनडेक्स 2026 शुरू किया गया। ये 14 जुलाई 2026 से कहाँ, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है। ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य जो है तो ये समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव, समुद्री निगरानी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे NSG। अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 40वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। NSG का गठन कब हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मानसेर हरियाणा में है। कहाँ पर है, मानसेर हरियाणा में। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा नीति 2026 लागू की गई 20 जुलाई को। इसका उद्देश्य रहा तो ये डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाना। इसका उद्देश्य क्या रहा, तो ये डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाना। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें डेटा सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी, रोकथाम और AI आधारित साइबर मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, कब, 23 जुलाई को। इसमें रक्षा उपकरण प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा और सूचना साझा करने में जो है सहयोग बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय तट रक्षक बल समुद्री प्रहरी अभियान, ये शुरू किया गया कब, 28 जुलाई को। और इसका उद्देश्य जो रखा गया तो ये तटीय सुरक्षा, तस्करी रोकना और पर्यावरण संरक्षण। यह अभियान पूरे भारतीय तट पर चलाया जाएगा। ये अभियान चलाया कहाँ जाएगा, तो पूरे भारतीय तट पर चलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो है स्पोर्ट्स की। तो अभी विंबलडन ये 2026 जो है ये टेनिस टूर्नामेंट है। इसका आयोजन किया गया जुलाई में, 13 जुलाई को इसका समापन हुआ। तो इसमें पुरुष सिंगल का जो खिताब ये किसने जीता, तो ये स्पेन की कार्लोस अल्कराज ने जीता। और महिला सिंगल का जीता तो ये पोलैंड की इका स्विआतेक जो हैं। और ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन के, ये यूके में किया गया, यूके के लंदन में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक अभी भी मतलब ये आयोजित किए जा रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स दिए गए उसमें बुकर प्राइज़ 2026 ये किसको दिया गया, अरुंधति राय को। उनकी एक पुस्तक है नया सवेरा, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही द लास्ट रिवर रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, तो ये पंकज त्रिपाठी रहे। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2026। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को दिया गया। किसको, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2026 किसको दिया गया, तो ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को दिया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन, समझौते और अवार्ड हैं उनको देखेंगे। अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2026 ये 3 से 4 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये तियानजिन, चीन में किया गया। इसमें भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें क्षेत्रीय संपर्कता, डिजिटल सहयोग और हरित विकास पर चर्चा की गई। ठीक है, SCO की कमेंट बॉक्स में बताइए जो है SCO की स्थापना कब की गई थी। SCO संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना कब की गई। नेक्स्ट है भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अभी भारत और EFTA द्वारा जो है ये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच FTA पर 10 जुलाई 2026 को हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें जो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में कौन कौन है, तो इसमें आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल हैं। इसमें भारत और यूरोपीय बाज़ारों तक ये समझौता किया गया। तो इससे क्या होगा भारत को लाभ, तो भारत को यूरोपीय बाज़ारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। भारत को जो है यूरोपीय बाज़ारों तक अब क्या होगा, बेहतर पहुंच मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नाटो शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया 11 से 12 जुलाई के बीच में।
नाटो शिखर सम्मेलन का। कहाँ किया गया? नीदरलैंड के द हेग शहर में किया गया। इसमें जो है बात की गई तो ये रक्षा व्यय GDP के 2% से बढ़ा करके कितने 2% से बढ़ा करके 3.5% तक करने की सहमति इसमें व्यक्त की गई। और ये रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की बढ़ती भूमिका और साइबर सुरक्षा इसमें मुख्य चर्चा के विषय बने रहे। नेक्स्ट बात करेंगे 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये इसकी घोषणा कब की गई? ये किसको दिया गया? मतलब 13 जुलाई को दिया गया। तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हंगरी के लेखक लाजलो कृष्णा-होकाई जो हैं इनको दिया गया। इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है वाराणसी की वापसी, इसके लिए मिला। और ये उपन्यास आधुनिक यूरोप की दार्शनिक और सामाजिक चिंताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में WHO ने नई वैश्विक महामारी संधि को मंजूरी दी। कब? 17 जुलाई को। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 2026 को नई वैश्विक महामारी संधि को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों की तैयारी, रोकथाम और सामान वितरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई 24 जुलाई को। तो ये अभी राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया। इन्होंने 24 जुलाई 2026 को पदभार ग्रहण किया। यह है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है।